अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल क्या होता है, या उसको ईएमएफ ऑफ सेल भी हम कह सकते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो सेल पोटेंशियल को हम डिस्कस करने से पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख लेते हैं कि आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। जब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पता चल जाएगा तब हमारे लिए सेल पोटेंशियल को भी समझना आसान हो जाएगा। तो लेट्स से हमारे पास कोई कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, फिल किया हुआ है किसी भी मेटल के सॉल्यूशन को, और उसके अंदर हमने रॉड भी उसी मेटल का क्या किया हुआ है, डिप किया हुआ है। अब मान लो कि इस मेटल की टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की। कौन सी टेंडेंसी है? ऑक्सीडाइज होने की। तो क्या होगा, वो उसके अंदर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। चले मान लेते हैं ये जिंक का मेटल है और इसके अंदर सॉल्यूशन किसका है, ZnSO4 का। तो जिंक की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी होती है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होके Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में क्या हो जाएगा, इसके अंदर आना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव तादाद क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। पॉजिटिव तादाद क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास रिएक्शन कौन सा होता है, Zn से किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वापस क्या होंगे, इस सी एनोड के अंदर रह जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, एनोड होता है। तो इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे, और इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएंगे। अब थोड़ा ही टाइम के बाद क्या होगा, हमारे पास मज़ीद पॉजिटिव चार्ज इस सॉल्यूशन के अंदर आने की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज की तादाद इंक्रीज हो जाएगी तो ये रिपेल करेंगे मज़ीद पॉजिटिव चार्ज को सॉल्यूशन के अंदर आने से, और ना ही ये इलेक्ट्रॉन मज़ीद बर्दाश्त करेंगे कि मज़ीद कोई पॉजिटिव चार्ज जाए और यहाँ हमारे अंदर क्या रह जाएँ, इलेक्ट्रॉन्स रह जाएँ। तो उस टाइम को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे। क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम। अगर कोई भी इलेक्ट्रोड के अंदर से जिंक का मेटल डिप्लॉय होगा सॉल्यूशन के अंदर, उसी टाइम ये पॉजिटिव चार्ज का कोई भी जिंक का मेटल 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेके दोबारा क्या हो जाएगा, उसी मेटल के अंदर चिपक जाएगा। तो उस टाइप को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम का स्टेज कहेंगे। तो ये तो वैसे हम अभी तो ऑक्सीडेशन का केस पढ़ रहे हैं। किसका केस पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन का केस पढ़ रहे हैं। तो अब हमें सॉल्यूशन में क्या नजर आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज जितने आने थे वो आ चुके हैं, और यहाँ पे मेटल के अंदर नेगेटिव चार्ज जितने आ सकते थे वो हो चुके हैं। अब हमारे पास मज़ीद पॉजिटिव चार्ज की ना गुंजाइश सॉल्यूशन के अंदर, ना ही मेटल के अंदर मज़ीद नेगेटिव चार्ज बर्दाश्त करने की गुंजाइश मौजूद है। तो इस स्टेज पे हमारे पास क्या है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। क्या है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। जहां पर हमारे पास चार्ज सेपरेशन हो वहां पे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देखें तो हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो रहा था, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा था ना। तो हम इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसको, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम OP कह देते हैं लेट से, और इसको डिनोट किया जाता है E ऑफ एनोड से। किससे डिनोट किया जाता है, E ऑफ एनोड से। और जो E ऑफ एनोड है
ये किसी भी कंडीशन के ऊपर है। अगर हमारे पास इस कंटेनर के अंदर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 हो और टेम्परेचर क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन हो, उस टाइम पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी हम कह सकते हैं, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, जिसको डिनोट किया जाता है E0 ऑफ एनोड। E0 ऑफ एनोड। एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो अगर हमारे पास सोल्यूशन क्या हो, 1 मोलर हो, कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर कंसंट्रेशन हो और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो रिएक्शन परफॉर्म करे, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सॉल्यूशन, अब मैं सॉल्यूशन नहीं बना रहा, डायरेक्टली कर देते हैं। सॉल्यूशन अगर हमारे पास हो जिसके अंदर मेटल का क्या हो, रिडक्शन प्रॉपर्टी हो, कि वो रिड्यूस हो सकती हो, तो उस सूरत में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आयन क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे और इस इलेक्ट्रोड के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो इक्विलिब्रियम, जैसे कि हमारे पास ZnSO4 के बजाय क्या हो जाए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन हो जाए। किसका सोल्यूशन हो जाए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, मेटल से क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, Cu न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन का प्रोसेस। तब भी हमारे पास उस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगी। जहां पे चार्ज सेपरेशन होगी वहां पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होगा या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, या फिर हम उसको पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। तो ये चीज समझ आ गई। तो इसको भी हम, रिडक्शन पोटेंशियल को भी हम किससे डिनोट करते हैं। अब ये जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है किसके ऊपर होता है, कैथोड के ऊपर होता है। रिडक्शन का प्रोसेस किसके ऊपर होता है, कैथोड के ऊपर होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट किया जाता है किससे, E ऑफ कैथोड, E ऑफ कैथोड। अगर ये वाला प्रोसेस स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर हो, जैसे कि 1 मोल ऑफ CuSO4 हो और उसके अंदर डिप किया हो किसको, कॉपर के मेटल को, और हम टेम्परेचर सेट कर दें किसका, कितना, 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा कॉपर का, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो उसको हम E0 ऑफ कैथोड भी कह सकते हैं। अभी हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, जिंक का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है कितना, 0.76 होता है। जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, 0.76। इट्स मीन कि जिंक ने क्या किया होगा, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ होगा और +2 इलेक्ट्रॉन उसने किए होंगे, लूज किए होंगे, जिसकी वजह से इसको अगर हम E की फॉर्म में लिखें तो E ऑफ एनोड, एनोड हमारे पास क्या है, इसको लिखने का तरीका भी आप देख लें। Zn से क्या हुआ है, Zn2 पॉजिटिव के अंदर क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। ये किसको बताता है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, कि Zn 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हुआ है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की क्या होती है, यूनिट होती है। इसी तरह जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। फॉर एग्जांपल Zn2 पॉजिटिव क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, जिसकी वजह से क्या हो जाए, Zn न्यूट्रल हो जाए। Zn क्या हो जाए, न्यूट्रल। अब इस केस में हम क्या कर रहे थे, स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे तो E0 होगा, स्टैंडर्ड पढ़ रहे तो क्या हो गया, E0।
तो इसका ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे क्या हुआ है Zn2 पॉजिटिव से Zn में कन्वर्ट, तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल Zn से Zn2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हुआ है, Zn के अंदर, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। अब यहाँ पे हमारे लिए एक दिक्कत पैदा हुई है, वो दिक्कत ये पैदा हुई है कि जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम फाइंड कर रहे होंगे तो हम आया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखेंगे या उसी एलिमेंट का रिडक्टिव पोटेंशियल देखेंगे, तो ये प्रॉब्लम तो है। तो IUPAC ने कहा कि आपने हमेशा क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का चाहे वो ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो, चाहे वो रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइज हो रहा हो या फिर रिड्यूस हो रहा हो, आपने उस एलिमेंट का हमेशा क्या करना है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही देखना है, चाहे उस रिएक्शन के अंदर वो ऑक्सीडाइज ही क्यों ना हो रहा हो। आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल में आपने देखा हुआ डिफरेंस किसका है, सिर्फ चार्जेस का डिफरेंस है। यहाँ पे प्लस 0.76 वोल्ट है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -0.76 वोल्ट होगा। तो इट्स मीन कि डिफरेंस क्या है, सिर्फ चार्जेस का है। तो अगर आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी फाइंड किया तो वो मसला तो कुछ भी नहीं है, उसका क्या होगा, सिर्फ आपने चार्ज चेंज कर देना है, जिसकी वजह से आपके पास क्या आ जाएगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। इट्स मीन कि जो आपके पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। या फिर हम उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। तो इस बात की समझ आ गई। तो ये चीज़ें थी हमारी कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में जो हमें समझनी ज़रूरी थी। तो अब हम चलते हैं सेल पोटेंशियल की तरफ। गैल्वानिक सेल का क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं सेल पोटेंशियल क्या होता है। तो बुक के अंदर काफ़ी चीज़ें शार्ट लिखी हुई थी, तो इस वजह से हमने क्या किया है, थोड़ा सा हमने डिटेल दी है। तो अब देखते हैं हमारे पास सेल पोटेंशियल क्या होता है। मान लो हम फिर दोबारा क्या करते हैं, एक गैल्वानिक सेल बना देते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या था, 2 कंटेनर थे, उनके अंदर क्या था, सोल्यूशन मौजूद था। इसके अंदर किस चीज़ का सोल्यूशन था, ZnSO4 का, किसका, ZnSO4 का सोल्यूशन था। और इलेक्ट्रोड किसका था, जिंक का था। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड किसका था, कॉपर का इलेक्ट्रोड था। और यहाँ पे सोल्यूशन किसका था, कॉपर सल्फेट का। ये दोनों आपस में कनेक्ट थे वायर के जरिए और दरमियान में वोल्ट मीटर, और ये दोनों सोल्यूशन आपस में कनेक्ट थे थ्रू साल्ट ब्रिज। अब ये वाला क्या था, एनोड, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये कैथोड, इसके ऊपर क्या थे, पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे हमने क्या करना है, ओवरऑल सेल का क्या करना है, सेल पोटेंशियल को फाइंड करना है। अब इस केस में अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे सॉल्यूशन के अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। लेकिन आया हम इसके और इसके दरमियान में सेल पोटेंशियल देखेंगे, नहीं देखेंगे। क्यों, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है इसको साल्ट ब्रिज ने क्या कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है। जितने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज साल्ट ब्रिज से क्या हो रहे हैं, इसके अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं। इट्स मीन इस इलेक्ट्रोड के दरमियान में, उस सॉल्यूशन के दरमियान में हम सेल पोटेंशियल को नहीं देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, न्यूट्रल तस्वर किया जाता है। हालांकि है न्यूट्रल नहीं है, लेकिन न्यूट्रल तस्वर किया जाता है। तो यहाँ पे सेल का पोटेंशियल कहाँ पे मुझे किया जाएगा, इनके दरमियान में, इन दो इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। और ये दोनों इलेक्ट्रोड आपस में किसके जरिए कनेक्ट हैं, वायर के जरिए। तो हम यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। दो इलेक्ट्रोड के दरमियान में क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको हम सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं और ईएमएफ ऑफ सेल भी कह सकते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल भी यही होता है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन किस फोर्स से एनोड से
कैथोड की तरफ क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। उस फोर्स को हम क्या करते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ इलेक्ट्रोड या हम ईएमएफ ऑफ गैल्वानिक सेल भी कह सकते हैं। इसी तरह इसकी दूसरी, इसको मेजर किया जाता है वोल्ट के अंदर। तो ये हमारे पास जो वोल्ट मीटर है ये लाइव हमें बता रहा होता है कि कितना करंट क्या हुआ है, ट्रेवल हुआ है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, या कितने इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किए हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखी जाए तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से कहा है सेल पोटेंशियल इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से हैं, ये वाले दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इनका कौन सा हमने देखना है, रिडक्टिव पोटेंशियल हमने फाइंड करना है, ना कि ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। बेशक यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, कौन सा प्रोसेस हुआ है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, लेकिन हमने जो स्टैंडर्ड रिडक्टिव पोटेंशियल हमने जो फाइंड किया था जो -0.76 था उसको हमने देखना है, ना कि +0.76 को। तो कैथोड और एनोड का क्या है आपस में डिफरेंस, तो ये नीचे लिखा भी हुआ है E = E किसको जाहिर करता है, सेल पोटेंशियल को जाहिर करता है। E किसको जाहिर करता है, सेल पोटेंशियल को जाहिर करता है। E = E ऑफ कैथोड, रिडक्टिव पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब हमारे पास कैथोड क्या है, ये कैथोड है, ठीक है। हमने क्या करना है, पहले E ऑफ कैथोड -E ऑफ एनोड, हमने कैथोड को पहले लिखना है और एनोड को उसमें से क्या कर देता है, माइनस कर देना है, और दोनों के क्या करना है, रिडक्टिव पोटेंशियल को ही लिखना है। अब लेट्स से ये जनरल एग्जांपल लिख रहे हैं, ये हमारे पास जैसे ये भी क्या है, एट एनी कंडीशन है। यहाँ पे E0 हमने अभी नहीं लिखा हुआ, E0 लिखेंगे तो तब हमारे पास अलग इक्वेशन हो जाएगी, इसी में क्या हो जाएगा, E0 आ जाएगा सब में। तो जनरल इक्वेशन हम आसान कर देते हैं। लेट्स से हमारे पास इस यहाँ पे हमारे पास क्या है, Zn है, Zn का रिडक्टिव पोटेंशियल है कितना, मान लो 3 वोल्ट, कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, तो इस वजह से हम अपनी मर्जी से कर लेते हैं। इसी तरह हमारे पास कॉपर का जो रिडक्टिव पोटेंशियल है, लेट से हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू 5 वोल्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 5 वोल्ट कर देते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इक्वेशन जो हमारे पास क्या है, E = E किसको शो करता है, सेल पोटेंशियल, E = E ऑफ कैथोड -E ऑफ एनोड, -E ऑफ एनोड। तो हमारे पास क्या आएगा, E की वैल्यू क्या आएगी, E ऑफ कैथोड क्या है हमारे पास, ये है कैथोड, तो कैथोड का हमारे पास रिडक्टिव पोटेंशियल क्या आया, 5 वोल्ट। रिडक्टिव पोटेंशियल क्या आया है, 5 वोल्ट। इतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन हमने क्या किया है, जर्नल लिया है। और जिंक का कितना आया है, 3 वोल्ट। तो हमने माइनस करना है, और मैंने क्या लिखा हुआ है, रिडक्टिव पोटेंशियल लिखा हुआ है। अगर लेट से अगर मैंने जिंक का ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल लिखा होता 3 वोल्ट, तो मैं क्या करता, इसको -3 वोल्ट कर देता, लेकिन मैंने क्या किया, ऑलरेडी रिडक्टिव पोटेंशियल लिखा है 3 वोल्ट, तो हम क्या करेंगे, आपस में माइनस करेंगे, -3 वोल्ट। तो हमारे पास E की वैल्यू क्या आएगी, 2 वोल्ट। E की वैल्यू क्या आएगी, 2 वोल्ट। इट्स मीन कि इस सेल के अंदर, इस सेल का जो गैल्वानिक सेल है, इसका सेल पोटेंशियल कितना है, 2 वोल्ट है। अब एक और चीज, अगर हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, चलिए हम लिख भी देते हैं, या बल्कि लिखी हुई है। अगर हमारे पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आए, तो उसका मतलब है कि हमारे पास जो ये रिएक्शन है, ये क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा, क्या होगा, खुद ब खुद। अगर हमारे पास E0 की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो उसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर यहाँ पे क्या होता, नेगेटिव आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, नेगेटिव आ जाता, तो उससे हमें क्या पता चलता था कि कभी भी खुद ब खुद कभी भी इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इस रिएक्शन के प्रोसेस में क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो इस वैल्यू से हमें ये चीज़ पता चल जाती है, अगर हम रिएक्शन को डायरेक्टली परफॉर्म ना भी करें, थ्योरेटिकली भी अगर करें, तो हमें समझ आ जाती है कि आया ये वाला सेल की कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन के दौरान हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी। अब जो ई नॉट्स की जो वैल्यूज होती है ना, वैसे आपकी बुक के अंदर भी काफ़ी सारी वैल्यूज लिखी भी हुई हैं, तो वैसे इंटरनेट से भी इंसान देख सकता है कि आया इस स्पेसिफिक मेटल की ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है। तो इसका ये फायदा होता है कि हमें खुद पता चल जाता है कि हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने बीकर लिए, उसके अंदर सॉल्यूशन को फिल किया, उसके अंदर मेटल रॉड को डिप किया और बाद में हमें पता चले कि आया ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो उसको करने के बजाय हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि आया ये वाला रिएक्शन होगा ऑटोमेटिकली परफॉर्म या नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ई नॉट की वैल्यूज ऑलमोस्ट तमाम मेटल्स की क्या होती हैं, अवेलेबल होती हैं। तो इसी तरह आगे अगर हमारे पास तीसरी चीज, अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, क्या हो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, उसके अंदर कैथोड की जो ई नॉट की वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन एनोड की वैल्यू से। यहाँ पे जो कैथोड की वैल्यू, जैसे इस केस में था हमारे पास कैथोड ये था ना, इसकी ई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 वोल्ट। ई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 वोल्ट। ई नॉट तो हम नहीं यूज कर रहे, यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन तो नहीं है, तो ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 वोल्ट है। इसी तरह यहाँ पे क्या थी, ई की वैल्यू हमारे पास 3 वोल्ट थी, यहाँ पे क्या थी, 3 वोल्ट। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर हमेशा क्या होगा, आपकी कैथोड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होगी एनोड की वैल्यू से। और इसी तरह नॉन स्पॉन्टेनियस के अंदर एनोड की वैल्यू जो होगी, ये हमेशा रिडक्टिव पोटेंशियल के केस में कह रहा हूँ। किसके केस में कह रहे हैं हम, रिडक्टिव पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज ग्रेटर देन एनोड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में, और इसी तरह रिडक्टिव पोटेंशियल ऑफ एनोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन कैथोड इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये था हमारे पास जर्नल किसका, सेल पोटेंशियल के बारे में। तो अब हम चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ सेल। तो यहां पे लिख देते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, किस पे ये डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ मेटल पे ये क्या करता है, डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मेटल के आया मेटल किस किस्म की होगी। इसी तरह दूसरा फैक्टर कंसंट्रेशन, और तीसरा फैक्टर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, और चौथा फैक्टर हमारे पास क्या होता है, प्रेशर। यह सिर्फ गैसेस के केस में होता है। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, ये तीन जो चीजें हैं, ये क्या होती हैं सेल पोटेंशियल के अंदर या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। कि हमारे पास कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा और प्रेशर 1 atm होगा। तो ये जो है हमारे पास क्या होती हैं, अगर इनको चेंज करते हैं तो इनके लिए अलग फार्मूले होते हैं, वो नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर आगे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा मकसद क्या था, थोड़ा सा नेचर ऑफ मेटल की तरफ हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लो इस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी क्या है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम इस मेटल की ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी बहुत कम हो, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो बनेंगे, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी, बहुत ही ज़्यादा कम होगी, क्योंकि ये रिड्यूस ही क्या हो रहा है, बहुत स्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, रिड्यूस बहुत स्लो। तो क्या होगा हमारे पास, सेल पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। जाहिर है सेल पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स के एनोड से कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। तो जितने कम इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे उतनी वोल्टेज कम होगी, जितनी वोल्टेज कम होगी उतना क्या होगा, सेल पोटेंशियल कम होगा। इसी तरह अगर इस मेटल की रिड्यूस होने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन इस मेटल की रिड्यूस ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी हो ही ना, बहुत कम हो, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट करे, तो वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करें, तो तब भी हमारे पास वोल्टेज क्या होगी, कम ही होगी।
तो वोल्टेज हमारे पास क्या होगी, कम। तो हमारे लिए प्रॉब्लम ये आई कि हम कभी भी सिंगल सेल का सेल्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं ले सकते। लेट से जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि हमने जैसे सॉल्यूशन के अंदर मेटल को डिप किया, जिस वजह से मेटल के अंदर लेट से उसकी ऑक्सीडाइज होने की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ज़्यादा क्रिएट हो गए और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्रिएट हो गए। हम डायरेक्टली कभी भी किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम मेजर कर ही नहीं सकते जब तक ये सर्किट कभी कंप्लीट नहीं होगा। ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम उसको कभी भी मेजर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम ये सर्किट कंप्लीट ही ना हो, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएं और इन दोनों के दरम्यान में चार्ज सेपरेशन को हम काउंट कर सकें, ऐसा कभी भी नहीं होता। जब तक हमारे पास सर्किट कंप्लीट होगा तभी हम उसका क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देख सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम जाहिर है, अब जितने मेटल यहाँ पे इलेक्ट्रोड तब्दील होते जाएंगे उतने ही इस मेटल की क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिफरेंट होता जाएगा। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम की बात थी। तो उस प्रॉब्लम को हल किसने किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने। तो इसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया, 0 वोल्ट स्टैंडर्ड कर दिया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है। अगर उसका हमारे पास इस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इंक्रीज करता है तो हम कहेंगे ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका है। अगर वो डिक्रीज करेगा वो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की तरफ से। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो इलेक्ट्रोड है ये एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे क्या होता है, यूज होता है। किसके तौर पे यूज होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे। और ये क्या करता है, मेजर करता है दूसरे हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल। अगर दूसरा हाफ सेल एक्ट कर रहा है एनोड के तौर पे तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसके तौर पे एक्ट करेगा, कैथोड के तौर पे। अगर दूसरा हाफ सेल एक्ट कर रहा है कैथोड के तौर पे तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसके तौर पे एक्ट करेगा, एनोड के तौर पर एक्ट करेगा। तो चलें अब इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ अगर आए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशन तमाम के तमाम क्या होंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन होंगे 25 डिग्री सेल्सियस होगा, 1 atm प्रेशर होगा और कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर कंसंट्रेशन होगी। तो इसके अंदर हम सॉल्यूशन ऐड करते हैं कितना, 1 मोल ऑफ HCl। बीकर के अंदर क्या किया है, 1 मोल ऑफ HCl को क्या किया है, ऐड किया है। 1 मोल ऑफ HCl को ऐड करने का मतलब ये है कि इसके अंदर 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं। H पॉजिटिव HCl है तो H पॉजिटिव कितने होंगे, 1 मोल होंगे। और इसके अंदर डिप किया है ग्लास जैकेट। ये क्या है, ग्लास जैकेट, ग्लास जैकेट है। और इसके अपर साइड पे क्या है, ओपनिंग है। क्या है, ओपनिंग है जहां पे हम क्या करेंगे, H2 की गैस, प्योर गैस को हम क्या करेंगे, इनलेट करेंगे। अब जो H2 गैस है ये कभी भी इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज तो नहीं हो सकती। गैस इलेक्ट्रोड के तौर पे जैसे हम प्लाटिनियम यूज करते थे, बल्कि हम कॉपर और जिंक की हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी है, वो इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज नहीं हो सकती। तो उसका हाल ये है कि उसके अंदर क्या डिप किया गया, प्लाटिनियम वायर, और उसके आगे क्या है, प्लाटिनियम फॉयल है जिसको कोट किया गया है किससे, प्लाटिनियम ब्लैक से, ताकि इसका सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और ये ऊपर से क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज है। अब ये प्लाटिनियम को ही क्यों यूज किया है, प्लाटिनियम एक इसकी खासियत यह है कि ये क्या होता है, इनर्ट होता है। ये क्या होता है, इनर्ट होता है। दूसरी इसकी खासियत यह है कि ये H2 गैस को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है या फिर एडजॉर्ब करता है, या फिर क्या करता है, एडजॉर्ब करता है। तो यही थी इसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले 1 मोल ऑफ HCl को इसके अंदर डाला और यहाँ पे ग्लास जैकेट जिसके अंदर हमने वायर किसकी यूज़ किया, प्लाटिनियम के, और यहाँ से हमने क्या किया, H2 गैस को क्या किया, हमने इनलेट किया किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 1 एटीएम प्रेशर पे। 1 एटीएम प्रेशर से क्या हो रही है, यहाँ अंदर इनलेट हो रही है H2 गैस। अब जब यहाँ से प्योर H2 गैस यहाँ से अंदर आई तो क्या हुआ, यहाँ पे H2 गैस क्या होनी शुरू होगी, डिपॉजिट होना शुरू हो गई। क्या होनी शुरू होगी, डिपॉजिट। और यहाँ सोल्यूशन के अंदर ऑलरेडी क्या है, H पॉजिटिव आयन क्या है, मौजूद है। H पॉजिटिव आयन क्या है, मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ और बाकी जो एक्स्ट्रा H2 की गैस थी वो यहाँ से बाहर बबल्स की सूरत पे क्या हो गई, निकल गई। बबल्स की सूरत पे क्या हुई, निकल गई। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ जो क्या था, H2 और H पॉजिटिव के दरमियान में क्या हुआ, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ है, जिसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन H2 से क्या हुआ, H पॉजिटिव, और इसको क्या कर देते हैं हम, इक्वल भी कर देते हैं 2H पॉजिटिव में। अब यहाँ पे क्या हुआ, H2 से H पॉजिटिव के अंदर जा रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हुई, +1। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे H पॉजिटिव से H न्यूट्रल की तरफ, तो इस साइड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। अब चले अगर हम देखें कि जो SHE है वो अगर एक्ट करे किसके तौर पे, कैथोड के तौर पे, किसके तौर पे एक्ट करे, कैथोड के तौर पे, तो तब हमारे पास रिएक्शन किस किस्म का होगा। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन का प्रोसेस होता है, और रिडक्शन का प्रोसेस इस तरफ है। तो हमारे पास क्या होगा, 2H पॉजिटिव क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या मिलेगा, H2 गैस हमें मिलेगी। क्या मिलेगी, H2 गैस हमें मिलेगी। इसी तरह अगर SHE किसके तौर पे एक्ट करे, एक्ट एज एनोड, तब हमारे पास किस किस्म का रिएक्शन होगा, H2 गैस क्या करेगी, किस में कन्वर्ट होगी, 2H पॉजिटिव के अंदर, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, ये रिमूव करेगी। अब जो दूसरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड होते हैं, ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज हुआ है, दूसरे इलेक्ट्रोड इस प्लाटिनियम वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोड लगा होता है, दूसरी तरफ बीकर होता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, और जब जो ही जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, जितने भी डिफ्लेक्शन शो करेगा वो तमाम की तमाम इसी इलेक्ट्रोड की होंगी, क्योंकि इस SHE को हम क्या करते हैं, उसका वोल्टेज क्या है, 0.00 वोल्ट के तौर पे हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। इट्स मीन कि जितना भी हमें यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा वो तमाम का तमाम क्या होगा, इसी इलेक्ट्रोड का होगा या इसी हाफ सेल का होगा, जो किसके साथ कनेक्ट होगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सबसे पहले सेल पोटेंशियल के बारे में देखा, ठीक है। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में भी क्या किया है, डिस्कस किया है। तो इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।